नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे जलवायु के अंदर भारतीय मानसून। भारतीय मानसून के हमने कल 4 बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया था। अब कुछ इसके बारे में और हम अध्ययन कर लेते हैं। देखो, दक्षिणी महासागर के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। दक्षिणी अवस्थाओं में क्या करता है कि दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में, दक्षिणी महासागरों में, दक्षिणी महासागरों में दाब की अवस्थाओं से भी क्या होता है, मानसून प्रभावित होता है। देखो, दक्षिणी महासागर में दाब की अवस्थाओं से भी क्या होता है, मानसून प्रभावित होता है। ठीक है, अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को क्या करता है, हमारे यहाँ पे वो यानी उसमें परिवर्तन लाता है। मतलब ठीक है, महासागरों के उष्णकटिबंधीय, किसके, महासागरों के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में, यानी उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है। पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में क्या होता है, उच्च दाब होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज कि पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग के, किसके, पूर्वी भाग के बताया गया है कि पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। पूर्वी भाग के निम्न दाब क्या होता है, निम्न दाब क्षेत्र होता है। ठीक है, अब इसी के साथ में एक और चीज बताई गई है कि वायु दाब की स्थितियां विपरीत हो जाती है, जिससे वायु दाब की स्थितियां विपरीत हो जाती है, जिससे वायु दाब की स्थितियां क्या होने लग जाती है, विपरीत होने लग जाती है। ठीक है, और वायु दाब की स्थितियां विपरीत होने लग, निम्न दाब का यानी हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। मतलब अब यहां पे क्या है, तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर, इसमें पूर्वी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर
हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। अब देखो, पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। ऐसी स्थितियां यहाँ पे भी प्रशांत महासागर के ऊपर भी ऐसी ही स्थितियां जैसे हिंद महासागर के क्षेत्र में उत्पन्न हो रही है, वैसी निम्न दाब वाली, वैसी प्रशांत महासागर के ऊपर भी कैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, निम्न दाब क्षेत्र वहां पे भी उत्पन्न होने लग जाता है। दाब का अंतर ऋणात्मक तो होता है, मतलब दाब का अंतर ऋणात्मक तो है, इसका अर्थ होगा मतलब दाब का जो अंतर है वो कैसा है, ऋणात्मक तो होगा, लेकिन इसके बारे में क्या बताया गया है, औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून, मतलब इसकी वजह से क्या होने लग जाता है, जिससे दाब का अंतर कैसा होता है, ऋणात्मक। दाब का अंतर क्या होता है, ऋणात्मक, जिससे मानसून देर से आता है। जिससे मानसून क्या होता है, देर से आता है, यानी औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून। यानी वर्षा कैसी होती है, औसत से कम होती है, मतलब जैसे 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी है और उस जगह कितनी हो रही है, बिल्कुल 100 सेंटीमीटर ही हो रही है, यानी औसत तक भी नहीं पहुंच पाए, या फिर 70 सेंटीमीटर तक ही हो रही है। तो इस तरीके से क्या है, ये विलंब या फिर विलंब हो सकता है, मानसून समय पे नहीं आके और आगे 10-5 दिन और आगे बढ़ जाए, ठीक है। एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण। एल नीनो क्या बताया गया है, एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा एक लक्षण है, मतलब दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एल नीनो का एक लक्षण बताया गया है। यह एक समुद्री यानी यह एक गर्म समुद्री धारा है। एल नीनो क्या है, यह एक गर्म समुद्री क्या बताइए, ये धारा है, मतलब यह एक गर्म समुद्री जल धारा के नाम से भी जाना जाता है, जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर जो क्या करती है, यह पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर, जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में, 2 या 5 वर्ष के अंतराल में क्या करने लग जाती है, यह पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर 2 या 5 वर्ष के अंतराल में, प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल के बाद या अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। कहां से बहती है, पेरू तट से बहती है, मतलब कहां से निकलती है, वहां पेरू तट से ये हवा निकलती, ठीक है। और दूसरी चीज किसी के बारे में बताया गया है कि दाब की जो अवस्था, दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से, दाब की अवस्था में परिवर्तन
का संबंध किससे बताया गया है? एल नीनो से। एल नीनो से इसका संबंध किससे बताया है? एल नीनो से इसका संबंध बताया है, जिसे क्या है कि परिघटना को एंसो एल नीनो भी कहा जाता है। मतलब इस घटना किस नाम से, जिसका परिवर्तन का संबंध किससे? एल नीनो से है, जो कि एल नीनो के नाम से इसे कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा ये कि क्या है, एल नीनो क्या है? एल नीनो क्या है? तो एल नीनो का इस तरीके से आप क्या दे सकते हो, इसका जवाब दे सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बिंदु है हमारा मानसून का आगमन एवं वापसी। इसके बारे में ये महत्वपूर्ण बिंदु आपको उतारने हैं। ठीक है, मानसून का आगमन एवं वापसी के अंतर्गत देखो इसका हम अध्ययन करते हैं, जिसमें क्या बताया गया है कि व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवने नियमित नहीं मतलब व्यापारिक जो पवन है व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवने नियमित नहीं। और मानसूनी पवने क्या नहीं है? मानसूनी पवने नियमित नहीं है। ठीक है, अब इसी के संदर्भ में व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवने क्या नहीं बताई है? नियमित नहीं होती। ठीक है, अब इसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं कि ये लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती है। यह है कैसी प्रकृति की होती है? यह स्पंदमान प्रकृति की कैसी होती है? स्पंदमान प्रकृति की होती है व्यापारिक मानसूनी पवने। ठीक है, और मानसून का जो समय है जून मतलब मानसून का जो समय बताया गया भारत के अंदर, मानसून का समय जून से आरंभ से लेकर मतलब जून के आरंभ से लेकर मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक मानसून का समय जून आरंभ से और कहां तक? मध्य सितंबर तक। मध्य सितंबर कब से कब तक माना गया? मानसून का समय जून आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक का समय क्या बताया गया? मानसून का समय बताया गया है। मानसून इस समय से इस समय के मध्य आता है। ठीक है, अब मानसून का समय जून से है 100 से 120 दिनों के बीच होता है। मतलब समय कितना है? 100 से 120 दिन तक, मतलब 100 से 120 दिन तक का ही मानसून का समय बताया गया है। या तो 100 दिन या 120 दिन, इतना ही समय। और जहां तक मेरा ख्याल है आजकल तो उससे भी क्या है, कम होने लग गई है बारिश की मात्रा। ठीक है, अब के बीच होता है और इसे मानसून प्रकोष्ठ कहते हैं। मतलब जो है मानसून का फटना, ये क्या कहलाता है? मानसून का फटना। मतलब लगातार कई दिनों तक ये जारी रहती है, मतलब अचानक वृद्धि होकर लगातार कई दिनों तक ये जारी रहती है, जिसे मानसून का फटना भी कहते हैं। ठीक है, जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के मतलब जून के प्रथम सप्ताह में जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के क्या बताया गया है? जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के क्या है? भारतीय
प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। कहां से प्रवेश करता है? दक्षिणी छोर से प्रवेश कहां से प्रवेश कर रहा है? ये आ गया दक्षिण, ठीक है, ये आ गया पूर्व, ठीक है, और ये आ गई पश्चिम, और ये आ गया उत्तर। मतलब ये दिशाएं, ये भारत का मैप है, भारत का मैप है, भारत के अंदर किस तरीके से पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, इस तरीके से भारत का नक्शा। अब कहां से प्रवेश कर रहा है? यहां से प्रवेश कर रहा है। भारत के अंदर किस ओर से प्रवेश कर रहा है? इस ओर से प्रवेश करने लग जाता है। भारत के अंदर इन क्षेत्रों से क्या है? प्रवेश होने लग जाता है दक्षिणी छोर से। मतलब जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से, प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ पे, और यहाँ से प्रायद्वीपीय पठार से भारत के अंदर क्या कर रहा है? ये मानसून प्रवेश करने लग जाता है, ठीक है, जून के प्रथम सप्ताह। अब देखो मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर में और दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में? दो भाग। पहला अरब सागर, ठीक है, और दूसरा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो दो तरह के मानसून, तो अरब सागर तो यहां है, अरब सागर, ये पूरा हिस्सा किसका है? अरब सागर का, ये पूरा हिस्सा अरब सागर का, और यह है बंगाल की खाड़ी। यहां से क्या कर रहा है? मानसून भारत के अंदर प्रवेश कर रहा है, यहां से भारत के अंदर, और इस तरीके से ये दो भागों में विभाजित हो गया, इस भागों में विभाजित हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया। इस तरीके से मानसून जाता रहता है, इस तरीके से मानसून आता रहता है। तो इस तरीके से भारत के अंदर जो प्रवेश कर रहा है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में दो भागों में विभाजित होकर भारत के अंदर ये प्रवेश करता है, अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी वाला मानसून, ठीक है। और जून के यानी 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। मतलब ये जो है 10 जून तक, 10 जून तक मुंबई में प्रवेश करता है। यानी 7 जून इसका फैक्ट बताया गया है कि 7 जून के अंदर क्या है कि मुंबई के अंदर मानसून प्रवेश करता था। महाराष्ट्र के अंदर जो प्रवेश करता है वो 7 जून को, 10 जून तक ये क्या है कि महाराष्ट्र के अंदर ये दक्षिणी छोर वाला मानसून है वो प्रवेश करने लग जाता है। अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी दो शाखाओं में मानसून क्या होने लग जाता है? विभाजित होने लग जाता है, विभाजित हो जाता है, ठीक है। अब इसी साथ में कि पहुंचती है और बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर जाती है। मतलब बंगाल की खाड़ी की जो ये शाखा है ये भी तीव्रता से आगे की ओर जाती रहती है, बढ़ती रहती है, और ऊंचे ऊंचे पर्वतों से टकरा के, मतलब ऊंचे ऊंचे पर्वतों से यहाँ पे टकरा के कश्मीर, जम्मू कश्मीर, इन हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियों से टकरा के और गंगा के मैदान के अंदर अत्यधिक बारिश करती है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून ऊंची पहाड़ियों से टकरा के असम में और आसपास के क्षेत्रों के अंदर, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है कि ये अत्यधिक बारिश करती है। गंगा के मैदान के अंदर अत्यधिक बारिश होने का कारण ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ मानसून टकराता है और अत्यधिक बारिश वहां पे होने लग जाती है, ठीक है। और अरब सागर शाखा सौराष्ट्र कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। मतलब अरब सागर की जो शाखा है ये कच्छ के रंग के अंदर, सौराष्ट्र गुजरात को कहते हैं, ठीक है, और देश के मध्य भागों तक क्या करने लग जाती है? प्रवेश करने लग जाती है। अरब सागरीय शाखा का मानसून आगे से आगे ये क्या है पहुंचने लग जाता है। तो इस तरीके से कच्छ के रंग के अंदर ये प्रवेश करता है, सौराष्ट्र के अंदर ये प्रवेश करता है। कौन सा मानसून? अरब सागरीय मानसून, ठीक है। अब दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा, दिल्ली में जो है सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में, मतलब बंगाल की खाड़ी से जो उठा वो मानसून क्या है? बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून दिल्ली के अंदर
जून के अंतिम सप्ताह के अंदर बारिश करता है। कब बारिश करता है? जून के अंतिम सप्ताह, यानी 25 जून से वहां पे बारिश होने लग जाती है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर कब बारिश होती है? 25 जून से, जून के अंतिम। और कौन से मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से, ठीक है। और इसी के साथ में जो अंतिम सप्ताह है, जून के अंतिम सप्ताह, जो कि ऐसा बताया गया 29 जून तक। कब तक? 29 जून तक वहां बारिश होने लग जाती है दिल्ली के अंदर। और मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष भागों में पहुंच जाता है। मतलब मध्य जुलाई तक क्या है? हिमाचल प्रदेश तक भी मानसून पहुंचने लग जाता है और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से टकरा के इस क्षेत्र के अंदर बारिश होने लग जाती है मध्य जुलाई तक। जून के अंतिम सप्ताह 29 जून के लगभग बंगाल के मानसून से दिल्ली, कहां पे? दिल्ली में वर्षा होती है, ठीक है। मध्य जून से मध्य भारत व हिमाचल प्रदेश में वर्षा होती है। मतलब कब से कब तक? मध्य जून से मध्य भारत व हिमाचल प्रदेश में क्या होती है? वर्षा होने लग जाती है। तो इस तरीके से वहां ये मानसून का जो समय है वो पहुंचने का होता है। अब देखो, ये है जो देश के हिस्सों में, अब बाकी हिस्सों के अंदर भी मध्य जून तक करीब करीब सभी जगह ये मानसून पहुंचने लग जाता है। अब मानसून की जो वापसी है अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है। मानसून की वापसी को क्या बताया गया है? एक क्रमबद्ध प्रक्रिया बताई गई है, जिसमें भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में सितंबर के अंदर मानसून की विदाई मान ली जाती है। भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों में मानसून विदाई सितंबर, कब बताई गई है? सितंबर तक। कब से कब तक बताई गई है? भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों में मानसून विदाई सितंबर तक, यानी सितंबर तक मानसून वापस लौटने लग जाता है, ऐसा बताया गया, ठीक है। और दूसरी चीज, उत्तर पश्चिम राज्यों से सितंबर से प्रारंभ होकर, मतलब प्रारंभ वापस जाने की इसकी गति होने लग जाती है और मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भागों में, यानी पूरी तरह से पीछे हट जाता है। यानी प्रायद्वीपीय इन भागों से पूरी तरह मानसून क्या होने लग जाता है? प्रायद्वीपीय भागों से मानसून पीछे की ओर बढ़ने लग जाता है। मतलब वापसी इसकी होने लग जाती, मानसून की वापसी नीचे की ओर बढ़ने लग जाती है। और ऐसा बताया गया है कि दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। मतलब दिसंबर के प्रारंभ से तो ऐसा मान लिया जाता है कि संपूर्ण भारत से मानसून क्या है? एकदम विदाई हो जाती है मानसून की। और द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा, मतलब द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। जो द्वीप है उन द्वीपों पे सबसे पहले जो वर्षा होती है वो मानसून की वर्षा होती है। और दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह, यानी दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। और इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में आ जाता है, यानी मानसून की विदाई हो जाती है और एक ऋतु का आगमन होता है, यानी वर्षा काल समाप्त
और नई ऋतु आरंभ होने लग जाती है, वो शीत ऋतु। और बताया गया है कि मानसून की पहली वर्षा कहां होती है? द्वीपों पे। मानसून की पहली वर्षा द्वीपों पर होती है। मानसून की पहली वर्षा कहां पे होती है? द्वीपों पे। और मानसून वापसी पश्चात, मानसून वापसी के बाद शीत ऋतु का आगमन माना गया है। किसका? मानसून वापसी के बाद शीत ऋतु का आगमन माना गया है। शीत ऋतु का प्रारंभ मान लिया जाता है, मतलब शीत ऋतु आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।